हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। इसके 2 वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है और हम लोग कहाँ से फाइनेंस को एक्वायर करते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हैं, और जब उसे एक्वायर कर लेते हैं तो हम उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं, और जब हमने मनी को यूटिलाइज़ किया, इन्वेस्ट किया, तो उससे जो हमें रिटर्न मिला हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें हम लोग ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो जिसने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से उसको देख लीजिएगा, जैसे कि आपको आगे भी चैप्टर ईजिली समझ में आए। सबसे पहले तो जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे कि और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैनल के बारे में नहीं पता है वो भी इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग को 3 टाइप के डिसीजन पढ़ने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो सोर्सेज ऑफ फंड हैं कंपनी के पास, फर्म के पास जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी उस पैसे को, वर्किंग कैपिटल के में या फिक्स्ड कैपिटल में। अब जब इन्वेस्ट करेगी तो ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगी, ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करेगी जहां से उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब होता है, दिस रिलेट टू कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है वो किससे मिलके बना है। जो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है वो उसमें पैसा कहाँ कहाँ से आया है। 2 फॉर्म्स में मनी आ सकता है, ओनर्स फंड से और बोरोड फंड से। ओनर्स फंड क्या होते हैं, वो पैसा जो ओनर्स अपने पास से लगाते हैं, और बोरोड फंड क्या होता है, जो पैसा ओनर्स ऑफ द कंपनी बोरो करते हैं। बोरो करना मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, या डिबेंचर भी आता है इसमें और पब्लिक डिपॉजिट भी आता है। और ओनर्स फंड में क्या आता है, आपका शेयर्स आता है और रिटेन्ड अर्निंग आता है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है वो भी थोड़ा डिस्कस किया था, और डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन और आपका शेयर्स थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है एक कंपनी का। इसमें कंपनी क्या चीज़ डिसाइड करती है, इसमें फाइनेंस मैनेजर क्या डिसाइड करता है। इन दिस फाइनेंस मैनेजर टेक द डिसीजन डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस। देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ जिससे कंपनी पैसा एक्वायर कर सकती है, जहाँ से कंपनी पैसा ले सकती है। और वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर से पैसा ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस, या कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। अब फाइनेंस मैनेजर की क्या ड्यूटी है, यहाँ क्या फंक्शन है, डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फंड, कि उसको डिसाइड करना होता है कि ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें कितना परसेंट ओनर्स फंड रहना चाहिए और कितना परसेंट बोरोड फंड रहना चाहिए। देखो मेनली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो कुछ कंपनीज क्या सोचती हैं, ओनर्स फंड का क्या मतलब हुआ कि इशू ऑफ शेयर्स। Who are equity shareholders? Equity shareholders are the owners of the company. सपोज 4 लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की है,
4 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, ABCD, इन चारों ने कंपनी स्टार्ट की। तो जो डिसीजन टेकिंग पावर है और जो कंट्रोल है वो इन्हीं चारों के हाथ में है। ठीक है, कंट्रोल इन्हीं चारों के हाथ में है, A, B, C और D के हाथ में। वोटिंग राइट इन्हीं के हाथ में है। तो ये 4 ABCD क्या सोचते हैं कि अगर इनको पैसे की और ज़रूरत है तो ये डिसाइड करेंगे, ये कि इनका फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि ओनर्स फंड चाहिए कि बोरोड फंड से पैसा लेना चाहिए। अब अगर ये 4 ये सोचते हैं कि हमारा जो डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है, जो हमारे हाथ में डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी है, जो हमारे हाथ में कंट्रोल है, वो हम किसी 5वें के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हम अपना कंट्रोल किसी 5वें के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तब ये क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स मार्केट में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि जो इक्विटी शेयर परचेज करेगा वो भी ओनर ऑफ द कंपनी बन जाएगा। तो फिर वो भी कंट्रोल उसके हाथ में भी आ जाएगा और डिसीजन टेकिंग में भी वो पार्ट लेगा, वोटिंग राइट भी उसे मिलेगा। तो ओनर, अगर ये 4 ABCD ये नहीं चाहते कि कंट्रोल किसी 5वें के साथ शेयर करें, तो वो ओनर्स फंड नहीं फॉलो करेंगे। वो क्या करेंगे, बोरोड फंड से को अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस बनाएंगे। बोरोड फंड मतलब तो वो शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं करेंगे, वो लोन या डिबेंचर के थ्रू मनी को एक्वायर करेंगे। लेकिन कुछ कंपनी क्या सोचती हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि डिसीजन टेकिंग या कंट्रोल किसी और के हाथ में भी जाए, किसी और के साथ भी वो शेयर कर सकती हैं। और उनको ये लगता है कि उनका जो इनफ्लो ऑफ कैश है, जो अर्निंग है, वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो ईज़िली लोन का इंटरेस्ट पे कर पाएंगी। तब वो क्या करती हैं कि बोरोड फंड से पैसा एक्वायर नहीं करती हैं, तब वो ओनर्स फंड से पैसा एक्वायर करती हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर को क्या डिसीजन लेना है, सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना है और उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि ओनर्स फंड से पैसा लें कि बोरोड फंड से, कि बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओनर्स एंड बोरोड फंड। देखो, अगर कोई हमसे पूछे कि ओनर्स फंड से केवल हम पैसा कंपनी रन करना चाहें तो कर सकते हैं अगर हम लोन ना लें, या कोई हमसे पूछे कि बोरोड फंड से कर सकते हैं हम, तो भाई ठीक है, आप दोनों से कर सकते हो, लेकिन आप सक्सेसफुली रन नहीं कर पाओगे। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब ये डिसाइड करना है फाइनेंस मैनेजर को कि टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना % ओनर्स फंड होना चाहिए और कितना % बोरोड फंड होना चाहिए। तो फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मीनिंग है? फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स द फाइनेंस मैनेजर इज टेकिंग द डिसीजन। कैसा डिसीजन? कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब जो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है, उसमें कितना % आप उसमें मनी कहाँ से एक्वायर करेंगे, तो कितना % आपका ओनर्स फंड होना चाहिए और कितना % बोरोड फंड से एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए कि कितना % क्या होना है ओनर्स फंड और बोरोड फंड, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो these are 7 factors which are to be taken into consideration। तो पहला फैक्टर क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट, देखो कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? खर्चा। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब कोई भी सोर्स है, चाहे ओनर फंड है चाहे बोरोड फंड है, हर में को एक्वायर करने के लिए अलग अलग खर्चा लगता है। ओनर्स फंड या बोरोड फंड दोनों को एक्वायर करने के लिए अलग अलग खर्चा होता है। ओनर्स फंड थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें शेयर एंड ऑल में ज़्यादा को इशू करने में ज़्यादा खर्चा लगता है। बोरोड फंड थोड़ा कम कॉस्टली होता है। तो अब ये डिसाइड करना है फाइनेंस मैनेजर को कि ओनर्स फंड की बोरोड फंड किससे लेना है। तो जिसमें भी कम कॉस्ट लगेगा, जो भी लेस कॉस्टली है, उसको हमेशा प्रेफर करो। जो लेस कॉस्टली है उसको प्रेफर करो। सेकेंड इज रिस्क।
देखो ओनर्स फंड में हमेशा कम रिस्क रहता है और बोरोड फंड में हमेशा ज़्यादा रिस्क रहता है। बोरोड फंड में क्यों ज़्यादा रिस्क रहता है? क्योंकि हमने मनी किसी और से लिया है, वो किसी और का पैसा है, हमें उसमें इंटरेस्ट देना है, हमने जितना मनी लिया है इनिशियल अमाउंट वो भी वापस करना है। तो there is always higher risk in borrowed fund as compared to owners fund। तो यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है कि जिसमें कम रिस्क इन्वॉल्व है उसको प्रेफर करो। थर्ड वन इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कि कितना एक्सपेंस हो रहा है आउटफ्लो और कितना इनकमिंग है, इनकम है। तो अगर कंपनी का इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा है, अगर कंपनी अच्छा पैसा अर्न कर रही है तो वो बोरोड फंड कंसीडर कर सकती है। क्यों? क्योंकि भाई इतना पैसा हमारे पास आ रहा है कि हम इजीली इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो कैश फ्लो पोजीशन, इफ़ द कंपनी इज हैविंग गुड कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी एक स्मूथ और स्टीडी कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की है तो वो क्या कर सकती है, इजीली बोरोड फंड को अफोर्ड कर सकती है। और अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है तब बोरोड फंड पे मत जाओ, ओनर्स फंड पे जाओ। फोर्थ वन इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन में अभी हमने आपको बताया जब मीनिंग बता रहे थे कि कुछ कंपनी है जो कंट्रोल और लोगों के हाथ में नहीं देना चाहती है। अगर ABCD 4 ओनर हैं कंपनी के तो वो 4 किसी पांचवे के हाथ में कंट्रोल नहीं देना चाहते, डिसीजन टेकिंग पावर किसी पांचवे के हाथ में नहीं देना चाहते। तब वो क्या करेंगे कि बोरोड फंड फॉलो करेंगे। और कुछ कंपनी क्या सोचती है, नहीं हमारा इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा नहीं है और हम इंटरेस्ट ईजिली पे नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से जो बोरोड फंड है वो रिस्की भी होता है, तो वो क्या करेंगी, फिर ओनर्स फंड को ऑप्ट करेंगी। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इट रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी। अब जब हमें सिक्योरिटी इशू करनी है, जैसे शेयर्स वगैरह इशू करने हैं, तो हमें ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ती है, अंडरराइटर को फीस देनी पड़ती है, एक्सपेंसेस प्रोस्पेक्टस इशू करने में खर्च करने पड़ते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं, ब्रोकर, अंडरराइटर और प्रोस्पेक्टस, ये सारे वर्ड्स हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? क्लास 11 में पढ़ा है हम लोग ने, बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में। तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अगर हमें मार्केट में शेयर को सेल करना है तो हमें पब्लिक को इनवाइट करना पड़ता है, कम एंड परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी। उस एक समरी ऑफ द कंपनी होती है प्रोस्पेक्टस, इनविटेशन टू द पब्लिक, तो वो टाइप करवाना पड़ेगा। ब्रोकर जो हेल्प करेगा शेयर को सेल करने में, अंडरराइटर जिसको हमें कमीशन देनी पड़ती है, वो हमें आउटसाइड फाइनेंशियल हेल्प देता है, कंपनी को बाहर से फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं, और ये सारे खर्चे किस में हो गए? ओनर्स फंड में। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप बोरोड फंड को ऑप्ट कर लो, फिर आप ओनर्स फंड को छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है कि ऐसे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो फिक्स्ड इन नेचर होती है, जैसे इंटरेस्ट है, वो तो देना ही देना है, कंपलसरी है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उतना इंटरेस्ट हमें पे करना ही है। तो जिस भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखोगे कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा है, जब पहले से ही हमें इतना इंटरेस्ट देना है, तो अगर हम और बोरोड फंड ले लेंगे और लोन ले लेंगे तो उसका इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर आप बोरोड फंड को छोड़ के आप ओनर्स फंड ऑप्ट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे जब फाइनेंशियल मार्केट, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर कैपिटल मार्केट बूम स्टेट पे है, बूम पीरियड में है, मतलब कि शेयर इजीली मार्केट में सेल हो जा रहे हैं, तो आप ओन्ड फंड फॉलो कर सकते हो।
कि जब शेयर इजीली मार्केट में सेल हो जा रहे हैं तो चलो हम उसको सेल करेंगे, आसानी से ओनर्स फंड ले लेंगे। लेकिन अगर डिप्रेशन स्टेट में शेयर इजीली मार्केट में सेल नहीं हो रहे हैं, तब आप किस पे जाएंगे? बोरोड फंड पे। ठीक है, तो व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजन? फाइनेंशियल डिसीजन मींस डिसाइडिंग कि हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से आएगा। और मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ओनर्स फंड में आपके शेयर्स आते हैं और रिटेन्ड अर्निंग आती है। बोरोड फंड में आपके डिबेंचर आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा और जो लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देख के डिसाइड किया जाता है वेदर टू ऑप्ट फॉर ओन्ड फंड एंड और बोरोड फंड। तो जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो दोनों ओनर्स फंड और बोरोड फंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो वही कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट मानेंगे जिसमें ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों है। अब कितना परसेंट ओनर्स फंड होना चाहिए, कितना परसेंट बोरोड फंड होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कौन? फाइनेंस मैनेजर। और डिसाइड करते टाइम ये जो 7 फैक्टर्स हैं इनको ध्यान में रखता है। ओके, नाउ डिविडेंड डिसीजन। देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि मनी को एक्वायर किया। मनी को एक्वायर करना मतलब फाइनेंस डिसीजन कि मनी कहाँ से एक्वायर करेंगे, ओनर्स फंड से या बोरोड फंड से। जब मनी एक्वायर हो कर लिया तो उसके बाद हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे वो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा था कि या तो उसे हमेशा ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट करो, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप उसे फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे, वो डिसाइड करते हैं। अब जब मनी आपने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद मनी एक्वायर किया, मनी इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो रिटर्न आया, जहाँ पर भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ से जो रिटर्न आया, अब उस रिटर्न को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये डिविडेंड डिसीजन में डिसाइड किया जाता है। देखो जितना भी खर्चा वगैरह है वो सब करने के बाद जो सरप्लस मनी बचता है, जो एक्स्ट्रा मनी बचता है, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा मनी बचता है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिसाइड किया जाता है डिविडेंड डिसीजन में। सी व्हाट इज रिटर्न, दिस रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न। जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। द मेजर ऑल्टरनेटिव आर टू रिटेन द अर्निंग और टू डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड का मतलब तो आपको पता होगा, हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था। डिविडेंड मतलब क्या होता है, जो कंपनी शेयर सेल करती है मार्केट में, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से थोड़ा सा पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड डिसीजन में हमें क्या डिसाइड करना होता है कि कितना परसेंट हम शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांटेंगे और कितना परसेंट हम अपने पास रखेंगे, कंपनी अपने पास रखेगी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग? देखो कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से थोड़ा पार्ट शेयर होल्डर को देती है और थोड़ा रिटेन्ड अर्निंग में रखती है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग एक अकाउंट है जिसमें कंपनी जो भी प्रॉफिट आया है उसमें से थोड़ा सा शेयर रख देती है और उस अकाउंट के बारे में शेयर होल्डर को नहीं पता रहता है। अब रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, क्यों मेंटेन किया जाता है? देखो अगर कंपनी डेवलपिंग स्टेज पे है, उसे आगे और बनना है, बढ़ना है, उसको ग्रो करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसे नए प्रोजेक्ट लेने हैं, तो कंपनी क्या करती है कि रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में पैसा रख देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया है, जब वर्क स्टार्ट किया है, तो उसने ऑलरेडी बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है। तो कंपनी ये सोचती है कि जब हम आगे अपने बिजनेस को ग्रो करा रहे हैं या उसको एक्सपैंड कर रहे हैं या न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो हमें अब कहीं से लोन नहीं मिलेगा क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से लोन ले चुके हैं। तो कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग में जो उसने मनी कलेक्ट किया है उसी मनी को निकाल के खर्च करती है। अब अपना ही पैसा खर्च कर रही है तो उसे कहीं से लोन भी नहीं लेना पड़ रहा है, और अगर उसने कहीं से लोन लेती तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता, तो अब उसे इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे डिविडेंड डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता है, मैनेजर ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंट मनी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना परसेंट प्रॉफिट उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और कितना परसेंट मनी वो अपने पास रिटेन करके रखेगी इन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, और ये डिसीजन डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए कंपनी को ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। पहला फैक्टर क्या है? अर्निंग। अर्निंग का क्या मतलब हुआ? हाउ मच मनी इज अर्नड बाय द कंपनी। को जब भी हम मैनेजर डिविडेंड डिसीजन लेता है तो देखो, डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग। जो करेंट ईयर है और इससे पहले वाला जो ईयर है, उन दोनों ईयर में जितनी अर्निंग हुई है उसके बेस पे डिविडेंड बांटा जाता है शेयर होल्डर्स को। तो अगर कंपनी ने बहुत हाई अर्निंग की है, बहुत अच्छा पैसा अर्न करा है, तो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे, और अगर अर्निंग लेस है, कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं अर्न कर पाई है, तो लेस डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, जो करेंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर है, उस दोनों में सालों में जितनी अर्निंग हुई है उसके बेसिस पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी हुई है, अच्छा पैसा कमाया है, तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और अगर लो अर्निंग हुई है तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग में क्या होता है कि इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग स्टेबल एंड स्मूथ अर्निंग, अगर कंपनी की स्टेबल और स्मूथ अर्निंग है, अच्छे से पैसा कमा ले रही है, और एक स्टेबल अमाउंट हो गया, मतलब हर बार नियर अबाउट एक ही परसेंटेज ऑफ मनी अर्न कर रही है, एक ही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, थोड़ा ही ऊपर नीचे हो रहा है, तो कंपनी को पता है कि आगे की डेट में भी वो इतना ही प्रॉफिट, स्टेबल प्रॉफिट उसका रहेगा, स्टेबल अर्निंग रहेगी। तो जब कंपनी को श्योरिटी है कि हाँ स्टेबल और स्मूथ अर्निंग हमारी चलती रहेगी, तो कंपनी हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, अदरवाइज लो डिविडेंड। थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन यही कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। देखो, जो हम डिविडेंड दे रहे हैं वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हम कब इजीली कर पाएंगे? जब हमारा इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा रहेगा, हम ज़्यादा पैसा अर्न कर रहेंगे। तो वही, अगर कंपनी का इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा है, वो सरप्लस कैश अर्न कर रही है, सरप्लस का क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा मनी अर्न कर रही है, जितना पैसा अर्न करती थी उससे थोड़ा ज़्यादा अर्न कर रही है। अगर इनफ्लो ऑफ कैश अच्छा है, सरप्लस मनी आ रहा है कंपनी में, तो हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, अदरवाइज लो रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ये हमने बताया कि अगर कोई कंपनी नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, ग्रो कराना चाहती है, और नए प्रोजेक्ट्स लेना चाहती है, तब वो क्या करेगी? जो भी प्रॉफिट है उसमें से ज़्यादा परसेंटेज रिटेन कर लेगी, अपने पास रख लेगी इन द रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, और वो कम पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर लेती है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड कर लेती है कि चाहे जितना भी प्रॉफिट अर्न करे, चाहे लॉस में जाए, चाहे जितना भी प्रॉफिट अर्न करे, लेकिन एक फिक्स रेट है कि उतना डिविडेंड देना ही देना है। अगर 10% डिसाइड किया तो 10% डिविडेंड देना ही देना है। तो ये क्या है? ये गुडविल ऑफ द कंपनी भी, इन कंपनी की गुडविल भी अच्छी रहती है कि लोगों को इन कंपनी पे भरोसा रहता है कि भाई अगर ये सरप्लस मनी नहीं भी अर्न कर पा रही हैं तो भी एक स्टेबल डिविडेंड डिसाइड कर लिया, एक रेट डिसाइड कर लिया है, उतना डिविडेंड तो हमें मिलना ही मिलना है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो आपके इन कंपनी, जहाँ जिन कंपनी का स्टेबल डिविडेंड होता है उसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं। नाउ प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखो, जो कुछ शेयर होल्डर क्या है, रिटायर्ड हैं, और कुछ आपके यंग शेयर होल्डर्स हैं। तो रिटायर्ड शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं कि भाई हमारी अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कोई, तो हमें रेगुलर डिविडेंड मिलना चाहिए और हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए।
लेकिन जो यंग शेयर होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर इस साल हमें डिविडेंड नहीं भी मिला या अगले साल भी नहीं मिला तो हमारा सारा पैसा कंपनी के पास इकट्ठा होता जा रहा है, क्योंकि डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है शेयर होल्डर्स को। आज अगर कंपनी नहीं दे पा रही है तो इन नियर फ्यूचर जब भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी देगी ही देगी, नहीं तो अपने एसेट सेल करके देगी, लेकिन उसे डिविडेंड तो देना ही है शेयर होल्डर्स को। तो जो यंगर जनरेशन है, जो अभी वर्क कर रहे हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं, वो क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज की डेट में डिविडेंड नहीं मिला, कंपनी के पास कलेक्ट होने दो, इन नियर फ्यूचर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एक साथ मिल जाएगा, हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। और जो रिटायर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें तो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड चाहिए क्योंकि हमारा और कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, ये देखो ये पॉइंट एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। डिविडेंड इज नॉन टैक्सेबल इनकम फॉर द शेयर होल्डर्स बट टैक्सेबल फॉर कंपनी। कंपनी जितना भी पैसा अर्न कर रही है, देखो जो हमारी इनकम होती है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी पैसा हम अर्न करते हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी ने जितना भी पैसा अर्न किया, जो भी प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी उस पर टैक्स पे करेगी। तो टैक्स पे कंपनी जब कर चुकी है उस पैसे पे, तो शेयर होल्डर्स उस पर टैक्स पे नहीं करते। तो डिविडेंड इज टैक्सेबल इनकम फॉर कंपनी बट नॉन टैक्सेबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो अब क्या होता है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर उसका रेट हाई होता है, मतलब अगर कंपनी को अपने इनकम में हाई टैक्स देना पड़ रहा है, तब कंपनी क्या करती है कि लो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, और अगर DDT लेस है तो कंपनी क्या करेगी, हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स कंपनी को, डिविडेंड की इनकम में कंपनी को टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपके शेयर होल्डर्स को नहीं। नाउ नेक्स्ट इज SS2 कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। SS2 कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन का क्या मतलब है? अगर कैपिटल मार्केट इजीली एसेस्ड है, देखिए जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, तो ये कैपिटल मार्केट वाले जितने भी पॉइंट है वो आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर कंपनी जो है वो इजीली कैपिटल मार्केट को अप्रोच कर सकती है और वो अपनी सिक्योरिटीज़ ईजिली कैपिटल मार्केट में सेल कर सकती है, उसे लगता है कि हमारी जो शेयर्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं ईजिली शेयर मार्केट में सेल हो जाएंगी, तो कंपनी क्या करती है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अदरवाइज लो रेट। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनीज एक्ट हैं या और भी कई एक्ट्स हैं जिसमें ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी जाती है कि एक सर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इससे हाई रेट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती। एक रेट फिक्स कर देते हैं कि उससे कम डिक्लेयर करो, उतना डिक्लेयर करो, लेकिन उससे हाई नहीं डिक्लेयर कर सकती। तो अगर ऐसा कोई एक्ट आ जाता है, ऐसा कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, तो फिर उसको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। 10th एंड द लास्ट वन इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट में क्या होता है, कभी कभी कंपनी जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म, वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ लोन ले लेती है। तो जो फाइनेंसर है जहाँ से कंपनी ने लोन लिया है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देता है, वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कंपनी इतने परसेंट, इतने रेट से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। वो क्यों ये करता है फाइनेंसर? ये इसलिए करता है कि अगर कंपनी बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर सेल करने के लिए डिक्लेयर कर देगी, तो सारा पैसा अगर कंपनी डिविडेंड बांटने में ही दे देगी, तो हमारा लोन का अमाउंट कैसे वापस कर पाएगी? तो अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है, तो भी कंपनी के ऊपर लिमिटेशन रहता है कि वो बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाती। तो दीज आर द 10 पॉइंट्स। और डिविडेंड डिसीजंस का क्या मतलब हुआ कि इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जो मनी हमने इन्वेस्टमेंट के बाद इन रिटर्न में हमें मिला है, जितना पैसा हमने इनकम, जितना प्रॉफिट अर्न किया है, कि उसमें से हम कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना अपने पास रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में रखें। तो ये 10 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है कि हाउ मच इज़ टू बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच इज़ टू बी रिटेन्ड बाय द कंपनी इन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट।
तो अब इसमें हम लोग ने दो तरह के डिसीजन कर लिए, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 3 फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ये हम लोग का हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमें क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल प्लानिंग। उसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे।